कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह और एक इन हाउस प्लेटफॉर्म का किया सफल प्रक्षेपण। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन। अरुणाचल प्रदेश को मिले 254 दूरसंचार टावर। राज्य के 336 गांवों को मिली डिजिटल कनेक्टिविटी। हजारों लोग होंगे लाभान्वित। विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल। 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। 14 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.657 अरब डॉलर की वृद्धि। विदेशी मुद्रा भंडार 586.412 अरब डॉलर पर पहुंचा। आज अक्षय तृतीया का पर्व। उत्तराखंड में पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। आज विश्व पृथ्वी दिवस। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का दिन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध। आईपीएल में होंगे आज 2 अहम मुकाबले। पहले दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार को अपने एक और बड़े मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को C-55 के द्वारा सिंगापुर के 2 बड़े सैटेलाइट और एक इन हाउस प्लेटफॉर्म के साथ उड़ान भरी। PSLV C-55 मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर लॉन्च हुआ। यह PSLV की 57वीं उड़ान है और PSLV के कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करने वाला 16वां मिशन है। इस मिशन को टेलियोस 2 का नाम दिया गया था। प्रक्षेपण के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को बधाई दी। श्री सोमनाथ ने बताया कि दोनों उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट समुद्री सुरक्षा और मौसम की जानकारी देंगे। The PSLV has placed both the satellites, Helios 2 and Lumlight, in the intended orbit. This was a mission towards east direction, and the inclination is very small, 9.99 degrees, very precise. And the PSLV in its 57th mission has once again demonstrated its high reliability and its suitability for commercial missions of this class. So congratulations once again to NSIL and PSLV team for this exciting mission. पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन है। अरुणाचल प्रदेश को आज 254 दूरसंचार टावर मिले। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये टावर राष्ट्र को समर्पित किए। ईटानगर की राजधानी में विधानसभा परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ये टावर्स उन गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेंगे जहां अब तक ये सेवा उपलब्ध नहीं थी। इसके जरिए 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 254 दूरसंचार टावर को लगाने का काम मिशन मोड में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करने में राज्य सरकार, विभिन्न एजेंसियों समेत सभी विभागों का अहम योगदान रहा। हमने प्रधानमंत्री का लक्ष्य को कह दिया कि 2024
मार्च से पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बचना चाहिए जो 4G कनेक्शन नहीं हुआ है। ये एक मिशन मोड में हमने टारगेट किया और सारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने टीम के साथ पूरा मिशन मोड में काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी और उसके टीम सब ने मिशन मोड में काम किया और राज्य सरकारों का मदद से और बाकी जितना एजेंसी है सब ने एक टीम के रूप में काम किया। इसलिए जब मुझे बताया गया कि जो पहला लॉन्च का कार्यक्रम का डेट तय कर दिया है तो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि जब मिशन मोड में काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टावर को मिलने वाले सिग्नल निर्बाध गति से मिले, इसके लिए मोबाइल टावरों को सैटेलाइट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें यह तय करना है कि कोई भी ऐसा गांव नहीं रहना चाहिए जो 4G कनेक्टिविटी से दूर हो। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये जान करके खुशी होगा, 4G जो सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 2424 4G साइट्स टोटल, जिसमें 270 साइट्स जो OFC से होगा, 1237 साइट्स माइक्रोवेव से और 917 साइट्स जो है वो वीसैट से कनेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद ये भी प्रपोज किया गया है कि सैटेलाइट HTS और LEO सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि कनेक्शन में कोई फ्लक्चुएशन ना हो। इस प्रकार से कई ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश में 254 टावर का मिलना जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है और जल्द ही राज्य में 1150 और नए 4G टावर जोड़े जाएंगे। हमारा तो ये मानना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी जो है अभी आज के ज़माने में एक ह्यूमन राइट का जैसे हो गया है, तो उसको अभी डिजिटली कनेक्ट करना नरेंद्र मोदी साहब का और अश्विनी साहब ने जो पुश दिया है, तो 254 जो अभी टावर्स का लॉन्चिंग हुआ है उससे अराउंड 70,000 पॉपुलेशन को कैटर करेंगे, जिसमें से अपना अरुणाचल एक बहुत बड़ा एक बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं तिब्बत के साथ में और भूटान के साथ में और म्यांमार के साथ में। तो वहाँ में अपना इंडियन आर्मी का भी प्रेजेंस है और CAPF का जवान भी है। तो साथ ही साथ उन सभी हमारे जो सेना के कर्मचारी, ये सेना के जो फोर्सेस है, उनको भी अपने घर के साथ में हमेशा टच में रहने का ये एक अवसर मिलेगा। इस मौके पर दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 में नॉर्थ ईस्ट में केवल 19,722 BTS थे। आज 5 गुना बढ़कर नॉर्थ ईस्ट में 94,135 BTS हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में 5G के 3,437 BTS लगाए जा चुके हैं। कंप्लीट आप वेस्टर्न बॉर्डर से लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट, कंप्लीट बॉर्डर को मैप किया गया है प्रॉपर्ली। बहुत जल्दी हर एक बॉर्डर विलेज में, हर एक बॉर्डर एरिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाई पावर के 4G इक्विपमेंट लग रहे हैं, तेजी से लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। तो बहुत जल्दी हर एक जगह आप देखेंगे सबको इंडिया के ही मोबाइल का, इंडिया के ही सिम का सिग्नल मिलेगा। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और सचिव प्रभारी वर्धन यादव पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली असम यूथ कांग्रेस की प्रमुख अंगतिका दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। इस मामले में अंगतिका दत्ता को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। APCC अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने गुरुवार को अंगतिका दत्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कम समय में स्पष्टीकरण मांगा था।
कारण बताओ नोटिस अंकिता दत्ता द्वारा गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में श्रीनिवास बीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के घंटों बाद आया था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। कांग्रेस की असम युवा इकाई की अध्यक्ष अंकिता दत्ता को पार्टी से निष्कासित करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में बयान दिया था कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे सुलझा लीजिए। शर्मा ने कहा कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, कांग्रेस पार्टी को मुद्दे का समाधान करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाने वाली महिला को निष्कासित कर दिया, मुद्दे का समाधान नहीं किया। हिमंता ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी समाधान नहीं करेगी तो कानून अपना काम करेगा। जब भी ये इशू हमारा सामने आया था, हमने यही बोला था कांग्रेस पार्टियों को कि ये आपका अंदरूनी विषय है, आप इसको समाधान कर लीजिए। एक बेटी का जब एक अस्मिता का सवाल होता है तब कोई भी हो उनको कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन आज अभी मुझको पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने उनको एक्सपेल किया, इशू को सुलझाया नहीं। अगर पार्टी ने इशू को नहीं सुलझाएगा तब कानून सुलझाना पड़ेगा। तो अभी मेरा मानना है कि कानून अपना रास्ता लेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में एक अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल पुलिस जिस शव को असंवेदनशीलता से खींच रही है वो उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में राजवंशी समुदाय की एक नाबालिग बलात्कार और हत्या पीड़िता का शव है। इस तरह की जल्दबाजी अक्सर तब देखी जाती है जब मकसद सबूतों को खत्म करना या कमजोर करना या अपराध पर पर्दा डालना होता है। अमित मालवीय ने ट्वीट में कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी के प्रशासन ने स्थानीय भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ रे, जो कि राजवंशी समुदाय से हैं, और बुधराई टूडू को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उत्तर दिनाजपुर टीएमसी अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल को उनसे मिलने दिया गया। वे यहां किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार को स्थानीय लोगों को नाबालिग का शव मिला जो लापता हो गई थी। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग को लेकर धरना दिया। एसपी दिनाजपुर सना अख्तर ने एएनआई को बताया कि पीड़िता का शव कालियागंज में मिला था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच आज पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीड़ित लड़की के परिवार से मुलाकात की। हालांकि राज्य सरकार पीड़िता से स्थानीय विधायक और भाजपा नेताओं को मुलाकात की अनुमति नहीं दे रही थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग हरकत में आया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। उन्होंने बागडोगरा में कहा कि हम पीड़ित परिवार, मामले से संबंधित सभी अधिकारियों और डॉक्टरों से मिलेंगे। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों, खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हम लोग रायगंज जाएंगे, बच्चे के परिवार से मिलेंगे। जिस बच्चे की बलात्कार के बाद हत्या की गई है उसकी मां ने हमको संपर्क किया है। हम उस परिवार से जाके मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, इस घटना की जांच कर रहे आईओ से बात करेंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे, पोस्टमार्टम कंडक्ट करने वाले डॉक्टर से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। देखिए, बंगाल की सरकार से यही बार बार अनुरोध है कि उनको थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, खासतौर पे बच्चों के मामले में, विशेषतः लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के। सीबीआई ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के तेहट्टा निर्वाचन क्षेत्र के एक विधायक और अन्य परिसरों सहित पश्चिम बंगाल के और कर्नाटक में 6 स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त विधायक ने 2016 से 2021 की अवधि के दौरान अपने पीए के साथ साजिश रची और इसके अनुसरण में पश्चिम बंगाल के विभिन्न विभागों में राज्य सरकार की नौकरियों का वादा करने के एवज में कथित रूप से धन एकत्र किया। मामले की जांच जारी है।
शुक्रवार रात मध्य प्रदेश के बालाघाट के गढ़ी क्षेत्र में हॉक फोर्स और बालाघाट पुलिस की नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 2 दुर्दांत महिला नक्सली धराशायी हुई। दोनों नक्सली बतौर एरिया कमेटी मेंबर कई वर्षों से नक्सल गतिविधियों में संलग्न थी। प्रत्येक पर 14-14 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ के पश्चात इन दोनों के पास से 303 राइफल भी बरामद हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स, मध्य प्रदेश पुलिस के जांबाज जवानों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध ऐतिहासिक कार्यवाही की है, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं। इन सब पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। इनमें से 2 डिविजनल कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। मैं अपनी पुलिस फोर्स को, हॉक फोर्स और बाकी सभी जिला पुलिस बल को बालाघाट की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रात को एनकाउंटर में 2 दुर्दांत नक्सली और मारे हैं, जिन पे 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उनसे हथियार बरामद हुए हैं, अनेकों चीजें बरामद हुई है। 1.25 साल में ये 4था एनकाउंटर था। ये हमारी पुलिस की वीरता और सजगता है कि वो लगातार नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। हम डकैत पनपने नहीं देंगे, नक्सली फैल नहीं पाएंगे। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में आयोजित 4थी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 5 साल को देखा जाए तो कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं, ऋण और व्यापार से पैदा होने वाले तनाव के साथ साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चिंताएं वास्तव में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें एक साथ बैठकर काम करने की जरूरत है। If one looks especially in the last 5 years, the COVID experience, the increasing intensity and frequency of climate events, the debt and trade stress situations that many of us find ourselves in, and I would say food and energy security concerns. These are really pressing issues that it's important for us to sit down and discuss. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि उन देशों के लिए भी हैं जो G20 में शामिल नहीं हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ प्रोसेस पर परामर्श किया है। This year we have the privilege of chairing the G20, and my Prime Minister is very clear that we will be there not just for ourselves but also for the countries who are not on the G20 table. Therefore, we did a round of consultations on what we call the Voice of Global South process. Many of you participated in it. We are very grateful for that. नागालैंड के दौरे, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नागालैंड के दौरे पर पहुंचे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने म्यांमार सीमा पर देश के अंतिम गांव अवंगखू का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति का भी ब्यौरा लिया। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों और गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। अपने 2 दिवसीय नागालैंड दौरे पर भारत म्यांमार सीमा पर देश के अंतिम गांव अवंगखू पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि नई रेल लाइन का निर्माण हो या नए हवाई अड्डों को स्थापित करना हो, केंद्र सरकार पूरे उत्तर पूर्व के विकास पर ध्यान दे रही है। Allotted 15 lakhs rupees for this district to exhibit the children's film to the local village people and their children's. And I also mentioned that our Prime Minister's concern with this area to develop the northeast region. For that
The Kohima to this place, already 2-lane road is sanctioned. The road sanctioned, that the tender also plotted. The work is going to start, and also from the Kohima, from the Dimapur to Kohima railway connectivity is also the work is getting, and also I mentioned that from Dimapur 8 Udaan stations are connected. सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय भी सीमा से सटे गांवों पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि ढांचागत नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है, साथ ही सीमांत गांवों में मुफ्त DD/DTH भी दिया जा रहा है। Bind Broadcasting Infrastructure Development Fund to strengthen the infrastructure development to the border villages. Almost 8 lakhs DTH set-top boxes are distributed to this area, and further we want to be strengthened, and network facilities and telephone connectivities are happening here, so the people are witnessing the development. इससे पहले सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का अवंगखू गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीण केंद्रीय मंत्री के दौरे से खासे उत्साहित नजर आए। It has actually improved a lot after our new president. Because of the development here, we might be getting a lot of opportunities for job as well as for communication purpose, and we are very grateful and thankful for our president. इससे पहले शुक्रवार को एक जिले में केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अपने दौरे के दूसरे दिन सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने सीमावर्ती गांव अवंगखू सहित 2 अन्य गांवों का भी दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही सीमा के निकट जाकर वहां के हालात का भी अवलोकन किया। गौरतलब है कि मोदी सरकार देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास पर जोर दे रही है, जिसका साफ असर सकारात्मक बदलाव के तौर पर इन गांवों में देखा जा सकता है। जो गांव के निवासी है इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है ऐसे गांव में जो भारत म्यांमार सीमा पर एक तरह से कहें ये पहला गांव है भारत का, और इस गांव के आसपास अब विकास तेज रफ्तार से हो रहा है। सड़क का टेंडर हुआ है, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर अब दिखाई देने लगा है, और उम्मीद बंधी है कि ये गांव विकास के लिए एक नई नजीर बनेगा, और इस तरह से जो भी सीमावर्ती गांव हैं वहां पर विकास की नई किरण तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई है। RBI की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.657 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, और ये 586.412 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार का ये 9 माह का उच्च स्तर है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.306 अरब डॉलर बढ़कर 584.755 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां यानी FCA 2.204 अरब डॉलर बढ़कर 516.635 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हाल ही में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में द्वारका पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल शूटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। DCP द्वारका हर्षवर्धन मंडावा ने बताया कि मटियाला इलाके में 14 अप्रैल को 60 वर्षीय सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी दिन से द्वारका पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी थी। इस बीच बीजेपी नेता की हत्या की जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग ने ली थी। तभी से द्वारका पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि क्या ये इंस्टाग्राम अकाउंट कपिल सांगवान या फिर नंदू गैंग से ताल्लुकात रखता है या नहीं। जांच के दौरान विदेश में बैठे हुए एक शख्स का नाम भी सामने आया, और उसके बाद से पुलिस नंदू गैंग तक पहुंचने में जुट गई। अब जाकर दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। भारत की ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण की जोड़ी ने अंताल्या में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के मिक्स कंपाउंड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को 154 के मुकाबले 159 अंकों से हराया। यह प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।